दोस्तों, इन दिनों हम न्यूज़ चैनल में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के बारे में बहुत सुन रहे हैं और इनकी तारीफ करनी भी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर, पुलिसमैन, डिलीवरी बॉय, सैनिटेशन वर्कर, ये हमारा काम बहुत ही आसान बना रहे हैं इस विषम परिस्थितियों में। लेकिन दो ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं, किसान और हमारे कोल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर, इनका जिक्र कहीं नहीं हो रहा। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। अब आप हमसे फेसबुक एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने एक बहुत ही सुंदर कथन कहा था, आप अपने शहरों को जला डालिए लेकिन हमारे खेत आपके शहरों को फिर से आबाद कर देंगे। लेकिन आप अगर हमारे खेतों को बर्बाद कर देंगे तो शहर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सिचुएशन में ये बहुत ही सही लगता है। जब हमारा देश 25 मार्च को लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में एंट्री किया, उस समय हमारे पास 77 मिलियन टन का सरप्लस गेहूं और चावल था। करीब 2.5 मिलियन टन के दाल पहले से ही मौजूद थे और इसी के चलते सरकार देशों के गरीबों तक अनाज पहुंचा पाई और जो माइग्रेंट वर्कर्स और बहुत से लोग कैंप में फंसे हुए थे, इनका भी पेट भर पाई। और ये किसके वजह से हुआ था? जी हाँ, हमारे देश के किसान भाइयों के वजह से। इन्हीं की देन थी कि हम आज फूड शॉर्टेज से जूझ नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई एक ही कोरोना से ग्रसित नहीं थे, उनके जीवन में बहुत से कोरोना पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं। जैसे कि 2014-15 में सूखा पड़ना, एंट्री प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बढ़ा, इससे डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ, जब विमुद्रीकरण हुआ था तब भी इन्हें बहुत सी दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते जो कैश पेमेंट होता है उसे डिफर्ड पेमेंट फॉर फार्म इनपुट्स में कन्वर्ट कर लिया था और वे इसको भी हंसते खेलते जूझ गए। और इस समय आपको पता होगा गेहूं और गन्ने की कटाई हो रही है, जितने भी रबी के फसल थे। लेकिन आज वे दिक्कत झेल रहे हैं। दिक्कत किस चीज़ की? जैसे कि आपको पता होगा लेबर्स की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेबर्स आज के समय में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले तो लेबर्स फंसे हुए हैं। जो बाहर से लेबर्स आते थे फार्म्स में हार्वेस्टिंग के टाइम पे, वो आ नहीं पा रहे हैं और फार्मर्स के पास जितने उनके घर के परिवार के लोग हैं उनसे या फिर वो जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे हैं। लेकिन अब बात आती है खरीदारी पे। प्रोड्यूस तो हो गया और इस बार की भी फसल, जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, बहुत अच्छी हुई है, लेकिन खरीदेगा कौन? जैसे कि मंडीज में सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, वो भी जब दूसरा लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ उसके बाद, और उससे पहले तो मंडीज भी बंद थे। और खरीदारी कौन कर रहा था? बस जो गिने चुने छोटे मोटे दुकानदार थे या फिर और कोई कोई लोग। लेकिन इससे तो पूरा सप्लाई चेन बाधित हो चुका है। अब फार्मर्स को सप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहा है और आप ये भी देख सकते हैं कि फार्मर्स को एक एसएमएस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आप 5 से 10 क्विंटल का राशन ला सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। शुरुआत के दिनों में ऐसा ही हो रहा था और जनधन अकाउंट में जो 500 रुपये, जो कि बहुत कम है इस समय के लिए, मैं आशा करता हूँ कि सरकार बढ़ाएगी। 500 रुपये जो दिया जा रहा है उसके लिए भी लोगों को घंटों तक बैंक के लाइन में इंतज़ार करना होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो खरीदारी में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मंडी में जाना होता है, उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बहुत ही कम फार्मर्स जा पा रहे हैं और यहाँ पे अपना जो प्रोड्यूस है उसे बेच पा रहे हैं। तो इसे कम करने के लिए क्यों ना हम जो स्कूल, कॉलेजेस और पंचायत ऑफिस जो कि बंद चल रहे हैं वहाँ पे शुरू कर दे खरीदारी करना। जी हाँ, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जब गेहूं
गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। तो ये इजीली वे करके और हम अनलोडिंग और डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा फार्मर्स के लिए भी, क्योंकि वो अपने नज़दीकी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके वो अपना जो गेहूं चावल जो उनका प्रोड्यूस है उसे बेच पाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोयला के खदानों में काम करने वाले मजदूर। जी हाँ, कोयला के खदानों में जो काम करने वाले हमारे मजदूर हैं उन्हीं के चलते आज हम घरों में आराम से जी रहे हैं। हम अपने पंखे, कूलर, एसी तो वैसे बना किया गया है, फिर भी बहुत लोग चला रहे होंगे। हम आराम से अपने घरों में टीवी देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली आ रही है। और बिजली कैसे आती है? भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन कोयले के माध्यम से ही होता है, थर्मल प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। और ये किसके वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारे दूसरे कोरोना वॉरियर्स जो कोयला खदानों के मजदूर हैं। आप देख सकते हैं वो कितने हॉस्टाइल कंडीशंस में काम करते हैं। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े माइंस होते हैं, गड्ढे होते हैं, इसमें एक्सीडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा खबरें आती है। और ये कितने अंधेरे से भरा पड़ा है, और वो वहाँ पे जाते हैं और अपना काम अपने निष्ठापूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक आशिफ खान का स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आया था। ये एक 57 ईयर ओल्ड के व्यक्ति हैं, लेकिन वो घर के अंदर ना रह के अपने कोयला खदान में जा रहे हैं। अपने नहीं, वो वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ वो जा रहे हैं और वो अपने काम को निष्ठापूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जबकि इनके घर वालों ने इन्हें रोका भी था कि आपको अगर कोरोना वायरस हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन वो कहे कि अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा तो देश में बिजली कैसे उत्पादन होगी। और ये कितना एक सुंदर कथन है इनका कि जैसे हमारे सैनिक बिना डरे अपनी ज़िंदगी को ताक पे रख के अपने काम करते रहते हैं, उसी तरीके से मैं भी करना चाहूँगा। और ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये कितना इससे एन्जॉय कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। ये कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी में एक ही बार आया है या फिर और कभी ना आए। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं घर पे बैठा रह जाऊंगा तो जो पावर हाउसेस है कंट्री के वो तो रुक जाएंगे, और वो अगर रुक गए तो हमारे हॉस्पिटल्स कोरोना वायरस पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, कोई भी किसी लेवल पे काम कर रहा हो, लेकिन हर जगह पे विजनरी लीडर्स की कमी नहीं होती है। इनका कितना एक अच्छा विजन है और वे अपने हेल्थ को ताक पे रख पे वो अपना काम करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत से माइन वर्कर्स होंगे आसिफ खान की तरह जिनकी कहानी अनसुनी रह जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि हम इनके लिए काइंडनेस जनरेट करें। और इन्हें ताली और थाली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो रेस्पेक्ट है इनके लिए हमेशा बना रहना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपना दायित्व निभाएंगे, और जब फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की बात हो तो इन दोनों पार्टिसिपेंट्स को ज़रूर याद करेंगे। इसी के साथ लेक्चर का एंड करते हुए धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।